चलो, हाँ, ये वेव्स की शुरुआत कर रहे हैं हम इससे। साइनसोइडल फंक्शन दिख रहे हैं कुछ? ये ब्लू कलर का और ये ऑडियो सिग्नल्स हैं। ये साउंड के सिग्नल हैं, सिंगल फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और वाकई में साइनसोइडल ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो एक की फ्रीक्वेंसी, जैसे यहां अगर हम जैसे साउंड 1 मैंने प्ले किया, साउंड 1 ये ब्लू कलर वाला है। पहले हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी, ये देखिएगा आवाज अभी 148 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ये समझ में आ रहा है? आवाज पतली होती जा रही है। पहला पॉइंट तो समझ में आया, और ग्राफ भी दिख रहा है ब्लू कलर वाला। ये ब्लू कलर वाला देखिए ग्राफ। साउंड बंद कर दिया, अभी ब्लू कलर वाला, सिर्फ ब्लू वाला। अभी पता चलेगा ग्रीन क्या है। ब्लू समझ में आया? तो देखिए फ्रीक्वेंसी घट रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है। ये अब ये रेड कलर भी है, तो रेड वाला दूसरा साउंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कुछ है 342 हर्ट्ज। ये साउंड 2, ये समझ गए? अब देखिएगा, अब मैं इनका दोनों का कंबाइंड फंक्शन प्लॉट कर रहा हूं। एक बार ये साउंड है, एक बार ये साउंड है, और दोनों साउंड एक साथ प्ले कर रहे हैं। दोनों साउंड एक साथ प्ले कर रहे हैं। अब देखते हैं, और ये दोनों का मैथमेटिकली कंबाइन करने पर फंक्शन आएगा। ठीक है, पहले मैं क्या कर रहा हूं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम कर देता हूं। बाय डिफॉल्ट शायद सेम ही है। सेम नहीं है, नुकसान हो गया। अब भी सेम नहीं है। अब सेम है। ठीक है, दोनों में आवाज एक सी आ रही है। साउंड 1 अकेला, साउंड 2 अकेला, कंबाइंड। अब देखिए कंबाइंड साउंड ये है। अब मैं डेल्टा फाई अगर देखें तो डेल्टा फाई क्या है? डेल्टा फाई दरअसल इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। यहां कुछ छोटी सी चीजें, ये वेक्टर तो दिख रहे होंगे, सिर्फ मैं फेजर बदलूंगा, सिर्फ उन पे गौर करिएगा, वेक्टर पे। ये क्या हो सकते हैं? ये कुछ और नहीं, फेजर हैं दोनों के। ब्लू कलर वाला फेजर हॉरिजॉन्टल है, ये ब्लू लाइन। अब ठीक है, अब दिख रहा है। ब्लू कलर वाला फेजर हॉरिजॉन्टल है, ये रेड कलर वाला फेजर, ये रेड वाला है, और उम्मीद है दिख रहा है, कॉस फंक्शन इसीलिए लीड कर रहा है। और इनका रिजल्टेंट ये देखिए, ये इनका रिजल्टेंट है, समझ गए? और ये लेंथ √2 रही होगी। ये समझ में? अगर ये 1 है, हालांकि ना वो 1 है, पता नहीं क्या है, ये 1 है, 0.5 है शायद, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, तो ये लेंथ √2 है, ये 0.5, ये 0.5, तो ये 1/√2, 0.7 के आसपास। और सही बात है, 0.7 के करीबन कुछ है, 1.3 के आसपास कोऑर्डिनेट है, तो कुछ और नहीं, इनका समेशन है सीधे। तो ये बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स है। ये देखिएगा, ये मैं इनके बीच का फेज बदल रहा हूं, मतलब दरअसल ये साइन ओमेगा टी फंक्शन है, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, उस फाई की वैल्यू बदल रहा हूं। तो जब उस फाई की वैल्यू 0 थी, दोनों मैच कर गए और एम्पलीट्यूड जुड़ गया, एम्पलीट्यूड आ गया 2a।
और उम्मीद है यहां समझ में आ रहा है कि एम्पलीट्यूड बदल रहा है, और बदलते बदलते ज्यों ही मैं 180 डिग्री पे ले गया, एम्पलीट्यूड हो गया 0। और सही बात है, एक ग्राफ ऐसा एक उल्टा है, एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ मैच कर गया, मैक्सिमम मिनिमम मैच करके खत्म होना ही था। और ये देखिए वापस से फेज में आ गए। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो देखिए इनिशियली फेज में थे, ये फेज बदल रहा है बदल रहा है बदल रहा है और वापस से फेज में आ गए। तो शायद समझ गए ये ग्राफ इतना अगर खिसक जाता, अभी ये मैच कर रहे हैं दोनों, रेड वाला ग्राफ इतना ही खिसक गया तो फिर से मैच कर जाएंगे। तो 2 पाई का अंतर आना दोनों में, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमा ऐड हो गए, एम्पलीट्यूड डबल हो गया, एनर्जी 4 गुनी हो गई। समझ गए। अगर पाई का चेंज है, या बेहतर है मैं कहूं ऑड पाई का चेंज है, ऑड पाई, तो एक के मैक्सिमा पे एग्जैक्टली दूसरे का मिनिमा मैच करेगा। अब मैं कंबाइंड साउंड प्ले कर रहा हूं, कंबाइंड साउंड ये है मैक्सिमम इंटेंसिटी। जीरो, ये देखे बढ़ती जा रही, कम है और कम है। आया समझ में। तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे इंटेंसिटी डिपेंड करती है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगा होगा कि यहां बिल्कुल सही है, यहां 0 है, यहां मैक्सिमम है, लेकिन ये ऐसा लग नहीं रहा है कि ये 4 गुनी इंटेंसिटी हो गई है। दिखाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। जरा सोचिएगा, अगर इन दोनों के बीच में एंगल 180 है तो आंसर 0 है, 360 है तो एम्पलीट्यूड 2a, इंटेंसिटी 4i, 90 है तो एम्पलीट्यूड √2, इंटेंसिटी 2i, 120 पे √3, अरे 120 डिग्री पे ए, सॉरी 120 डिग्री पे ए और ए मिलाने पे ये आएगा 120 डिग्री पे। ठीक है। तो जैसे अगर मैं ये 120 ले लूं तो ये तीनों बराबर हैं, ये तीनों एग्जैक्टली बराबर है, एक सर्कल इससे पास हो रहा होगा। तो मेरे ख्याल से अंडरस्टूड है, बताने की जरूरत नहीं, बराबर है। तो जो इंटेंसिटी इसकी है वही इसकी है और वही उनकी रिजल्टेंट की है 120 डिग्री पे। आवाज सुनते हैं, ये है। ठीक है। अब अगर मैं 120 की जगह 90 कर रहा हूं, थोड़ी ज्यादा है, a√2, पहले ये था, अब a√2, तो 2i हो जानी चाहिए, इंटेंसिटी डबल हो जानी चाहिए थी। लेकिन डबल ऐसा तो नहीं लगा कि आवाज दुगनी तेज हो गई। और खासकर ये 90 पे तो ठीक है, ये बढ़ी है, ये ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 90 पे 4i होनी चाहिए तो अब उसकी भी डबल हो गई, ऐसा तो नहीं है। मतलब शायद आप एक बात समझ रहे हैं, देखें ये 0 डिग्री 90 पे कम हुई थोड़ी, 120 पे और कम हुई, 150 पे और कम हुई, 0 पे निपट गई। एक बात समझ में आया होगा, वेरिएशन लीनियर जैसा तो नहीं लग रहा है। हालांकि वेरिएशन लीनियर नहीं, कॉस स्क्वायर टाइप का फंक्शन बनेगा, एम्पलीट्यूड कॉस थीटा बाय 2 पे डिपेंड करेगा। ये ए है, ये ए है, ये अगर थीटा है तो ये थीटा बाय 2, थीटा बाय 2, ए और ए का रिजल्टेंट 2 कॉस थीटा बाय 2, ए कॉस थीटा बाय 2, ए कॉस थीटा बाय 2, 2a कॉस थीटा बाय 2, इंटेंसिटी स्क्वायर करो 4i कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ए स्क्वायर अगर आई है, या है समझ में क्या कह रहा हूं मैं। मतलब ये ए था, ये ए था, ये 2a cos थीटा बाय 2 है, थीटा ये फेज है, इंटेंसिटी अब ए अगर आई स्क्वायर है
ए अगर आई स्क्वायर है तो ये वाला टर्म कितना है? 4i स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये वाला टर्म। आया समझ में? तो इंटेंसिटी समझ में आ रही है कि थीटा के साथ इंटेंसिटी का ग्राफ ऐसा कुछ आना चाहिए। ये 0 है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, सॉरी 0 डिग्री पे मैक्सिमम, ये पाई, ये समझ में आया? ये 2 पाई, सोचो, ये पाई, ये माइनस पाई है, क्योंकि इंटेंसिटी 0 पे मैक्सिमम है, 2 पाई पे मैक्सिमम है, पाई पे मिनिमम है। ठीक है, ग्राफ लीनियर नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें अंतर समझ में ना आए। मतलब ग्राफ इस हिसाब से समझ में आ रहा है कि 90 पे हाइट ये आएगी, 90 पे हाइट ये आएगी, 0 पे ये, तो 90 से 0 डिग्री का जब फेज डिफरेंस होगा, आवाज आपकी दुगनी तेज हो जाएगी, लेकिन दुगनी तेज हुई नहीं। ये समस्या मैथ्स की नहीं है, ये मैथमेटिकल है। हमारे कान जो रिसीव करते हैं वो लीनियर स्केल रिसीव नहीं करते, हमारे कान लॉगरिथमिक स्केल रिसीव करते हैं। तो प्रोजेक्टर जब हटेगा उसके बाद मैं समझाऊंगा कि ये क्या है, कि अंतर क्या है। लेकिन ये क्वेश्चन दिमाग में रखिए कि मैथमेटिकली आवाज हमारी दुगनी, जैसे 120 पे ए था, 180 पे 0 है, अब भी 0 है, 120 पे ए है, 90 पे 2a है, 60 पे 3a है, सोच पा रहे हो? और 0 डिग्री पे 4a, मतलब आई में, ए में रूट लगाते जाओ। ठीक है, 120 पे एम्पलीट्यूड ए, 90 पे √2a, 60 पे √3a, और 0 डिग्री पे जाके 2a स्क्वायर किया तो i 2i 3i ऐसे हो गया। लेकिन हमें वेरिएशन इस तरह का सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन ऐसा, ये एक सॉफ्टवेयर है जो फ्रीक्वेंसी पढ़ता है बस। ये तो बहुत तेज आवाज है, स्पीकर से दूर हो जाता, और दूर हो जाता हूं। ये दिख रहा है ग्राफ? मैं बोल रहा हूं तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आ गई। ये आपकी रैंडम नॉइस है। तो एक बात समझ में आई होगी कि जब मैं इन दोनों को, जो दो वेव हैं, इनको सुपर इंपोज कर रहा हूं, तो इनमें रिजल्टेंट जो साइनसोइडल वेव बनेगी, उस साइनसोइडल वेव का अगर फंक्शन लिखना है तो हमने कैसे देखा? इसकी हाइट बनाओ, इसकी हाइट बनाओ, दोनों के बीच में फेज बनाओ, रिजल्टेंट बना दो। जो रिजल्टेंट होगा वो इसकी हाइट होगी, लेकिन इसका एग्जैक्ट साइन ग्राफ नहीं होगा, कुछ फेज भी होगा। वो यहां से ये एंगल फाई ढूंढ लो, तो ये फेजर से हमें इसका एग्जैक्टली फंक्शन मिल गया। लेकिन हम इंटेंसिटी पे की बात कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी इस पे डिपेंड तो नहीं कर रही है, इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ओनली पे, लेकिन इसकी वैल्यू खुद के फेज पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन इन दोनों की फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है। पक्का समझ गए? तो दो साइनसोइडल वेव जब कंबाइन होती हैं, तो तीसरे साइनसोइडल वेव का एम्पलीट्यूड और फेज, इन दोनों के एम्पलीट्यूड और फेज पे डिपेंड करता है। समझ गए? तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव तो समझ में आ गया होगा। एक और बात की कॉमन सेंस की, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब पतली आवाज। ठीक है, अब इसमें ये मैंने क्या किया, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी तब कंबाइन किया। अब फ्रीक्वेंसी में थोड़ी सी अलग करता हूं, बहुत मजेदार पैटर्न बनेगा। 797 देखने में तो ग्राफ वैसे ही दिख रहा है, क्योंकि 800 और 797 में इतना अंतर नहीं है कि नेकेड आई से समझ में आ जाए, लेकिन ये कुछ अजीब हुआ। ये अकेला एक साउंड है, साउंड 2, साउंड 1, दोनों साउंड एक से है, क्योंकि कॉमन सेंस है 797 और 800 फ्रीक्वेंसी में हम अंदाज थोड़ी लगा पाएंगे। ठीक है, पक्का समझ गए? लेकिन जब मैंने दोनों को
समझ गए? इसका मतलब जो रिजल्ट बना है वो थोड़ा अजीब है। रिजल्टेंट वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं या जैसा दिख रहा है। देखते हैं जूम आउट करके कि रिजल्टेंट आखिरकार है क्या। ये समझ में आया कि रिजल्टेंट वो नहीं है जो हमें दिख रहा था। ये कुछ आया समझ में? मतलब दो साइन वेव का ग्राफ साइन वेव है अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो साइन टाइप का तो बन रहा है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड इज नो मोर कांस्टेंट। और दरअसल ये एम्पलीट्यूड ज्यादा था तो आवाज तेज थी, ये एम्पलीट्यूड कम था तो आवाज कम हो गई थी। अब मैं बता रहा हूं कि ये हुआ क्यों, ये हम मैथमेटिकली देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। चलो यहां देखें, सिंपली मैं ग्राफ बना रहा हूं इसमें। हाँ, ये साइन एक्स ग्राफ कितना सा दिख रहा है? चलो साइन एक्स में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साइन एक्स प्लस साइन, ये देखिए साइन एक्स इंटू साइन 5x का ग्राफ ये है, साइन प्लस साइन 5x का ग्राफ। अजीब सा दिख रहा है, ठीक है? अब अगर मैं इसी को, पीरियडिक तो होना है, और पीरियड कितना होगा इसका? 2 पाई है, उसका 2 पाई बाय 5 है, 2 पाई 5 2 पाई। हर 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, और ये कोऑर्डिनेट उससे दिखेंगे नहीं वहां से। आप देखिए, ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे साइन का ही ग्राफ हो, लग रहा है कि जैसे ये साइन का ग्राफ है और उसके अंदर हमने साइन 5x टाइप का बना दिया है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं मानो तो साइन का ग्राफ बना के चेक कर लेते हैं अपन। ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे उसी के बीच में बन गया हो सब, और ये और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी जब मैं यहां 5x की जगह 15x ले लूंगा। अब तो और अच्छा लग रहा है कि साइन x के अंदर साइन 15 का बन गया। हाँ, तो दो साइन के कर्व जब हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं, अब देखिएगा अगर मैं सिर्फ इसके एम्पलीट्यूड की बात करूं तो एम्पलीट्यूड देखिए यहां पे मैक्सिमम हुआ था, फिर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ही है। एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, एम्पलीट्यूड एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ, यहां जो ऑक्सीलेशन हुए छोटा, फिर एम्पलीट्यूड बढ़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, इस तरह का बना। आ गया समझ में? मतलब ये कुछ ऐसे होता है कि साइन के ग्राफ के अंदर हमने दूसरा ग्राफ बीच में बना दिया, ठीक है? एम्पलीट्यूड का वेरिएशन खासकर। ये ग्राफ साइन 16x और साइन 15x के समेशन का ग्राफ है, और ये देखिए बड़ा अजीब सा है। अभी पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है? बस ये समझिए कि साइन 16 और साइन 16 जोड़ा होता तो 16 ही बनता, साइन 16 जैसा। 16 में 15 जोड़ दिया तो कुछ ही अजीब सा हो गया, बीच में मैक्सिमा फिर जीरो, फिर मैक्सिमा फिर जीरो। यही हमारे पिछले उसमें हुआ था। हाँ, अब देखिएगा ये उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। इन दोनों को फ्रीक्वेंसी को थोड़ा क्लोज रखने की कोशिश करता हूं, फिर ग्राफ बना। तो 75 और 281। अब इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब समझ में आ रहा है ग्राफ? देखिए ग्राफ दोनों का सुपरपोजिशन कैसा है। शायद ये समझ में आ रहा है, ये जो बना है ये लगभग वैसे ही है, ये गैप और ये गैप रफली सेम है, अंतर आ गया इनकी हाइट में। मतलब यहां पे ये हाइट कट गई, फिर हाइट जुड़ गई, फिर कट गई, फिर जुड़ गई। यहां एम्पलीट्यूड 0, यहां 2a, 0 2a, 0 2a। आया समझ में? मतलब अगर हम इस साउंड को सुनेंगे तो ये आवाज तेज होगी, धीमी होगी, तेज होगी, धीमी।
सॉरी, ये समझ में आया क्या? इतने जल्दी जल्दी पता नहीं चल रहा है। आप देखो, चलो नोट करिएगा, ये 379 और 421 थी, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये दो थी। अब मैं इनके गैप को कम कर रहा हूं, गैप को कम कर रहा हूं, तो मैं 421 को या 379 को बढ़ा देता हूं। ये देखिए 409 किया, ये समझ में आया? ये गैप, ये वाला एक्सपांड हो गया, ये कम हो गया, मतलब ज्यों ही ये गैप काफी क्लोज पहुंच रहे हैं, और ये गैप अगर 0 हो गया तो एम्पलीट्यूड हमेशा सेम है। लेकिन ये गैप अगर मैंने 406 है, अब देखिएगा हो तो रहा है, लेकिन अब ये टाइम इंटरवल ज्यादा है, इसका मतलब आवाज कम ज्यादा तो होगी, पिछली बार की तरह जल्दी जल्दी नहीं। इस बार शायद समझ में भी आ जाएगा। और कम करता हूं तो और क्लोज करता हूं, 424। चार 27 बराबर हो गया। एक सेकंड में एक बार कम हो रहा है। ये एक सेकंड में 3 बार। मतलब ये फ्रीक्वेंसी 347, ये 344, अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो इनमें जितना अंतर है, एक सेकंड में उतनी बार आवाज कम और उतनी बार आवाज ज्यादा। इसीलिए अगर ये बराबर हैं तो एक सेकंड में 0 बार कम और 0 बार ज्यादा, मतलब अंतर नहीं आएगा। इसे बीट्स कहते हैं, ये बीट फॉर्मेशन है, बीट BEAT, ये बीट फॉर्मेशन है। और बीट फॉर्मेशन समझ में आया कब होता है? जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं निकलता, दिख रहा है कांस्टेंट है नहीं। यह है समझ में? ऐसे दिखेगा, देखे? यार है समझ में? ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का क्या मतलब है, कि अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती तो क्या होता है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग, लेकिन ये थोड़ा कर पाना मुश्किल है। हाँ, ये समझिए क्या है। अब ये दो आइडेंटिकल सोर्सेस हैं, 344 344, और मैंने यहां नीचे से जो ये एक ही वैल्यू 1 टाइप की सेट कर रखी है, एक वैल्यू सेट कर रखी है। मतलब सिंपली क्या कर रखा है, ये साउंड एक स्पीकर में प्ले होगा, ये साउंड एक स्पीकर में प्ले होगा। ये एक्चुअली वो बोस ने कुछ एल्गोरिथम लगा रखी है, दोनों साउंड को मर्ज कर देता है वो। मतलब कुछ है इसके अंदर इंटरनल की लेफ्ट राइट अलग अलग चैनल जा रहे हैं, लेकिन जब वो इससे जाते हैं तो ये लेफ्ट का कुछ पार्ट राइट को दे देता है, राइट का कुछ पार्ट लेफ्ट को दे देता है। हाँ, घर पे जो मैंने अपने सिस्टम में किया था उसमें बिल्कुल लेफ्ट और राइट, लेफ्ट का साउंड राइट में नहीं जा रहा था और राइट का लेफ्ट में नहीं जा रहा था, दो इंडिपेंडेंट सोर्स थे। अभी क्या हो रहा है कि ये साउंड शेयर हो जा रहा है कुछ पार्ट, तो इफेक्ट आएगा नहीं। बस ये समझिए कि इतना इमेजिन करिए, एक साउंड सोर्स इधर है, एक साउंड सोर्स इधर है, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक से सिग्नल भेज रहे हैं। ठीक है, अब अच्छे से समझिएगा।
इस साउंड ने एक साइनोसॉइडल सिग्नल मुझ तक भेजा, एक उस साउंड ने भेजा। अगर दो साउंड ये हैं, मेल के बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे हूं, तो जब ये भेजेगा तभी वो भेजेगा, तो जब उसका मैक्सिमा मुझे मिलेगा, इसका भी मैक्सिमा मिलेगा, दोनों के मैक्सिमा एक साथ रिसीव करूंगा। पक्का समझ में आया? लेकिन जरा तो आवाज तेज आएगी। लेकिन अगर मैं इधर हूं, इसके नजदीक हूं, तो इसका सिग्नल पहले आएगा, उसका देर में आएगा। तो इससे सिग्नल पैदा होते हुए मुझ तक आए, उसके आए। अब जब तक इसका सिग्नल इधर आया, उसका यहां पहुंच पाया। आया समझ में? और जब उसका पहुंचेगा, ये आगे निकल चुका होगा, इसका कोई और सिग्नल मेरे पास आएगा। पक्का समझ में आया? मतलब अगर इसका टाइम T1 पे, उसका टाइम T2 पे रिसीव किया, तो दोनों में एक टाइम लैग T1 माइनस T2 है। पक्का समझ में आया? खास बात, अब दोनों के साइन फंक्शन एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे थे। फेज ओमेगा टी, फेज वाला टर्म एक कांस्टेंट वेलोसिटी घूम रहा है। मतलब इसका फेजर बन रहा है, इसका फेजर लगातार ऐसे घूम रहा है, इसका फेजर लगातार घूम रहा है, बिल्कुल एक से घूम रहे थे। अगर मैं एक साथ हूं, तो जब इसका फेजर इधर, इसका भी इधर है। लेकिन अगर मैंने अलग अलग टाइम पर रिसीव किए, इसका फेजर कुछ कम घूमा, उसका ज्यादा घूम गया, तो दोनों में एक फेज एंगल का अंतर है। फेज एंगल समझते हैं कितना होगा? ओमेगा T1 इसका घूमा, ओमेगा T2 उसका घूमा, तो ओमेगा टाइम्स T2 माइनस T1, ये दो बनाए थे, उनके बीच का एंगल है। तो दरअसल समझिए, यहां मैं ये जो फेज मैन्युअली दे रहा था, यह मेरी पोजीशन के हिसाब से आ जाएगा। फिर से फील कराता हूं, T1 T2, तो T1 माइनस T2 इंटू ओमेगा, ये एंगल का अंतर है। और अगर ये एंगल का अंतर 2 पाई हो गया, तो मुझे फिर से मैक्सिमा सुनाई देगा। लेकिन अगर ये ऑड पाई हो गया, तो मुझे आवाज बिल्कुल ही सुनाई नहीं देगी, काफी कम आवाज होगी। पक्का समझ गए? अब जरा सोचिए कि मैं इधर था और ये डिफरेंस 2 पाई था, मैं गया, T1 T2 दोनों बदले, कभी ना कभी डिफरेंस पाई भी होगा, कभी ना कभी 0 भी होगा जब मैं सिमेट्री पे आऊंगा, फिर डिफरेंस कुछ होगा, फिर डिफरेंस कुछ होगा। तो मैं लगातार मूव करूंगा, ये डिफरेंस बदलता रहेगा। तो किसी लोकेशन पे मुझे मैक्सिमा सुनाई देगा, किसी पे मिनिमा सुनाई देगा। पक्का आया समझ में? ठीक है, तो इसमें वो करना शायद मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो सिग्नल मर्ज हो गए हैं। फिर भी शायद प्ले करके देखता हूं, हो सकता है इनको दूर रखना पड़ेगा। हाँ, फिर भी हो रहा है। अब ये आप समझ नहीं पाए, उसके लिए मूव करके देखना पड़ेगा आपको थोड़ा। एक्चुअली आप इतने दूर हैं कि वहां तक आवाज आ नहीं, आवाज ढंग से आ नहीं रही है, किसी वॉलंटियर को चलना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, तो ये सबूत है। हाँ, तो क्या हो रहा है, 1 मिनट समझिएगा कि मैं जब मिड पॉइंट पे था, इनके मेरी तरफ होने थे, लेकिन वो गिर जाएगा उस चक्कर में। मैं बिल्कुल यहां था, दोनों के सिग्नल मिले, मैक्सिमा है। मैं इधर गया, यहां मुझे मिनिमा है, यहां मुझे आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है। यहां फिर तेज हुई, फिर तेज, 0। हाँ, तुम लोगों को, हाँ 1 मिनट, अरे रुको रुको, 1 मिनट, स्पीकर मूव कर रहा हूं तो अब हर पर्सन को कभी मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा। काफी तो हाँ, दिक्कत क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ये साउंड का 10-20% दूसरे को दे रहा है, वो इसको दे रहा है, तो कंप्लीटली कट नहीं पा रहे हैं, पहला। दूसरा, ये टकरा के साउंड कहीं और से भी हमें मिल रहा है, एक एम्बियंट साउंड पूरे में है, जो इधर उधर से रिफ्लेक्ट होके भी हम ले रहे हैं। तो जब हमें इन दोनों के डायरेक्शन तो कट गए थे, लेकिन जो इधर से इधर से इधर से इधर से होके आए, वो
जरूरी थोड़ी है वो कट गए होंगे। पक्का आया समझ में? लेकिन आप समझिए सिर्फ यही दो साउंड सोर्स होते तो मैं जो कर रहा था, आपको ये मान लेना कि मैं जब इनको मूव कर रहा हूं रिलेटिवली तो साउंड कम ज्यादा हो रहा है। अच्छा लगेगा मान लोगे तो देखिए एक सोर्स मैंने फिक्स कर दिया, ये वाला, ये सोर्स फिक्स कर दिया, इसको मूव कर रहा हूं। मुझे तो समझ में आ रहा। एक्चुअली डिस्टेंस के साथ ये असर और भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के साथ इनका साउंड कमजोर है और रिफ्लेक्शन वालों का भी उसी ऑर्डर का हो गया, इसीलिए अच्छे समझ पाना मुश्किल है। अभी मैं मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिरकार है क्या और हम कितना डिस्टेंस चलने पे हमें मैक्सिमा, कितना डिस्टेंस चलने पे मिनिमा मिलेगा, हम ये भी निकाल लेंगे। पहले ये समझ लें कि हम ये कर क्या रहे हैं। पक्का समझ गए? तो ये साउंड के लिए दो डिफरेंट साउंड सोर्सेस हैं, दोनों से हम रिसीव कर रहे हैं और हमारे लिए टाइम लैग अलग अलग है। और टाइम लैग को मैं पाथ डिफरेंस से रिलेट कर लूं। फिर देखिए ये दो साउंड सोर्स है, मैं इधर हूं, यहां डिस्टेंस x1 है, यहां डिस्टेंस x2 है, तो टाइम कितना लगा x1 बाय c, टाइम कितना लगा x2 बाय c, तो टाइम का डिफरेंस कितना है x2 माइनस x1 बाय c इंटू ओमेगा, ये फेज का डिफरेंस है। इसका मतलब फंक्शन हमें मिलने वाला है इसका, तो हमारा फंक्शन बना x2 माइनस x1 बाय c इंटू ओमेगा। अगर ये 2n पाई हो गया तो कंस्ट्रक्टिव है, ऑड पाई बाय 2 हो गया, ऑड पाई हो गया तो डिस्ट्रक्टिव। पक्का समझ गए? इसी को जरा सोचिए, x2 माइनस x1 बाय c 2 पाई बाय t लिख सकता हूं, और c और t का प्रोडक्ट क्या है? स्पीड इंटू टाइम पीरियड। अरे यार, स्पीड इंटू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में कितना मूव कर गया, वेवलेंथ। इससे ये समझ में आ रहा है जब जब इनके बीच के डिफरेंस पाथ, इसे मैं पाथ डिफरेंस नाम दूं। पाथ डिफरेंस मतलब क्या? इससे जो वेव आई और उससे जो वेव आई उनके बीच के डिस्टेंसेस का डिफरेंस, पाथ कवर्ड का डिफरेंस। ये जब जब लैम्डा का मल्टीपल होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जब जब लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल होगा ये लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल, तो ये पाई का ऑड मल्टीपल बन जाएगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। पक्का समझ गए? मींस यहां से आने वाली वेव और यहां से आने वाली वेव में जो डिस्टेंस का अंतर है, ठीक है। अब जरा देखते हैं डिस्टेंस का अंतर कितना। तो देखिए ये मान लेते हैं एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, ये मान लेते हैं यहां से लगभग 30 सेंटीमीटर हो गए। फ्रीक्वेंसी हमारी 600 हर्ट्ज थी मान लो, तो वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा एफ इक्वल टू सी, तो लैम्डा इज इक्वल टू 340 बाय 600, 0.5 के करीबन। ये समझ में आया? 0.56 मीटर। मतलब इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस अगर आधा मीटर हो जाएगा तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। आया समझ में? तो 2 पाई फिर हो जाएगा। मतलब ये गैप, हालांकि ये कभी हो नहीं सकता क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी 30 से बड़ा नहीं हो सकता। ट्रायंगल लो, इसका और इसका डिफरेंस कभी भी इस लेंथ से बड़ा नहीं हो सकता। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड। तो ये केस कभी बनेगा नहीं। लेकिन अगर मैं यहां पे फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ा दूं 1200 1200, तो यहां 1200 से डिवाइड करते तो अपॉन 2 आता, 0.28 आता, और अब तो 0.28 से बड़ा है, अब तो शायद ये पॉसिबल है। और जो डिस्टेंसेस आ रहे हैं साउंड के केस में वो डेली लाइफ के ऑर्डर के डिस्टेंसेस हैं।
ये डेली लाइफ के ऑर्डर के डिस्टेंसेस हैं, इसीलिए हमें मूव करने पे ये अंतर समझ में आ जाता है। हाँ, ये देखिएगा, ये एक एनिमेशन है, ये देखिए अंकल लिख गए, ये बस जो हम बात कर रहे थे उसी का सिमुलेशन है। ये पर्सन को क्या सुनाई दे रहा है, ये साउंड बता रहा है। यहां तेज आवाज आ रही है, तेज आवाज आ रही है, कम हो गई, फिर तेज हो गई, फिर कम हो गई। यहां देखिएगा, ये तेज है 0, फिर तेज है, फिर 0। हो सकता है आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो शायद फील आ गया होगा कि कब तेज और कब झुमका है। ये देखिएगा, ये दरअसल एक तरह की रिपल्स हैं, और यहां पे ये जो लाइन है, यहां रिपल्स अच्छी खासी दिख रही है, लेकिन ये जो बीच बीच में शायद आपको कुछ लाइंस दिखी, वो लाइंस ऐसी हैं जहां देखिए रिपल बनी नहीं। तो अगर मैंने ये पर्सन उठा के बिल्कुल कान इसका वहीं रख दिया, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल, और कान उठा के यहां रख दूं तो भी आवाज नहीं आएगी, यहां रखा तो भी आवाज नहीं आई, और यहां रखा तो भी नहीं आई। मतलब इस पूरी लाइन पे कई मिनिमा है और कई मैक्सिमा भी है। यहां देखिए आवाज बहुत तेज है, यहां भी बहुत तेज है, बहुत तेज है। ऑब्वियसली पास आओगे तो तेज होनी है, लेकिन पास आने के बावजूद भी तेज नहीं है, देखें, क्योंकि हम उस लाइन पे हैं। यह है समझ में? लेकिन हाँ, यहां तेज है, ये देखिए, आया समझ में? अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट। अब हाँ, पहले ये एक MIT का वीडियो छोटा सा है, ये बस क्योंकि इनके पास सब जुगाड़ होती है, अपने पास नहीं होती। एक मिनट, ये देखिएगा, समझाएंगे। ये तो बस साउंड का सोर्स है, ये रिसीवर है, ये 2 हॉर्न है, ये 2 साउंड के आइडेंटिकल सोर्स हैं। अब समझ में आया मैं क्या कह रहा था? ये देखिए, और भी इंटरेस्टिंग, जो हम डिस्कस कर रहे थे वही सब कुछ वाटर रिपल्स के लिए, पानी की रिपल्स। ये देखिएगा, I have 2 sources of ripples, which are basically like the 2 slits. When I create ripples with a single source, they travel out. हाँ, एक मिनट, ये बस पानी का एक पॉन्ड है बिल्कुल स्टिल, उस पे ये वाटर की रिपल्स पैदा कर रहा है, और 2 रिपल्स सोर्स की तरह बिहेव करेंगी। जैसे साउंड होता है, साउंड क्या है, बाहर की तरफ सिग्नल जा रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा। साउंड भी तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मैक्सिमा मिनिमा, क्रेस्ट रफ, यही है। ऐसी रिपल्स भी यही है, तो रिपल्स भी साउंड वेव है, बस वही एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिएगा। Then we start getting an interesting pattern. ये देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Where they meet up peaks with peaks and troughs. The amplitude of the wave is increased. ये मैथमेटिकली हम निकालेंगे कि ये कहां आएंगी लाइंस। But if the peak from one wave meets up with the trough from the other, then we get destructive interference, and there's basically no wave there. And this is exactly what was happening with the light. When the light from one slit met up
peaks with peaks and troughs with troughs, they constructively interfered and produced a bright spot. But if the trough from the wave from one slit met up with the peak of the wave from the ये other लाइट में बताया, वो तो इमेजिनेशन है कि लाइट होती तो ऐसा होता कुछ. light there, it's light canceling itself out. This is basically the same as like If the trough from the wave from one slit ये सिंपली ये है कि उसने ये एनिमेशन कर दिया इसके ऊपर कि अगर ये दो लाइट थे तो लाइट में भी ऐसा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा. ये समझ में आया? तो जैसा रिपल्स में मैक्सिमा मिनिमा है वैसे ही यहां है. met up with the peak of the wave from the other slit, they would destructively interfere and you wouldn't see any light there. It's एक मिनट देखिएगा, इसी को लैब में कैसे किया, इसी एक्सपेरिमेंट को. ये पानी का टैंक है, इसके अंदर ये वाइब्रेटर लगा रखे हैं, ये ऐसे ऊपर नीचे ऑक्सीलेट होंगे. अरे अभी देखो, अभी मजा आएगा, देखते जाओ. दो पानी के अंदर रिपल्स पैदा कर रहे हैं. अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं. अभी देखिए वही इफेक्ट आ जाएगा अपने आप. रुक रुक के चल रहा है वीडियो. अब दिखने लग गया. अब दिखा? बीच में कहीं रिपल्स काफी ज्यादा उठी हुई हैं. तो फ्रेम रेट इतनी रुक रही है. यहां देखिए कि ये रिपल्स काफी ऊंची हैं. यहां मैक्सिमा 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 और बीच में जो लाइंस हैं उन पर रिपल्स बन ही नहीं रही है. हाँ एक मिनट, अब हम इसी को सिमुलेशन के थ्रू देखते हैं. वही चीज है, बस हम सिमुलेशन से देखेंगे. ये असली नहीं है लेकिन वाटर की रिपल्स जैसा ही इफेक्ट है. ये देखिए पानी की रिपल्स वहां से जनरेट हो रही हैं. जैसे मैं यहां क्लिक करूंगा यहां जनरेट हो गई है. ये रिपल्स ऐसी पैदा हो रही हैं. हाँ यहां तक समझ में आ गया? इसमें तो सही है. यहां से वहां जाने में फ्रेम गिरा दे रहा है. हाँ ये समझ में आ गया यहां तक? ये वाटर की सिंगल रिपल है. अब देखिएगा इसमें जब मैं यहां दो सोर्स देखूंगा तो बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा. आ गया? ये दो रिपल्स, ये कुछ समझ में आ रहा है? अब देखिएगा इस पूरी लाइन पे रिपल बनी नहीं. इस लाइन पे रिपल्स हैं अच्छी खासी, इस पे अच्छी खासी, इस लाइन पे नहीं है. मतलब शायद ये समझ गए कि इस वाली लाइन पे इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस का डिफरेंस ऑड लैम्डा बाय 2 हो गया होगा. इस लाइन पे इसका और इसका डिफरेंस ऑड लैम्डा बाय 2 हो गया. ये फील आया? और शायद ये फील करने की कोशिश करिए कि सिर्फ उस लाइन पे नहीं है, इस पूरी लाइन पे, इस पूरी लाइन पे, यहां इस लाइन पे, यहां इस लाइन पे. अब मैं वेवलेंथ इसकी कम कर रहा हूं. अभी कर्व डिफाइन कर देंगे, रुको. यह है समझ में? फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी मैंने, थोड़ी और फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं. देखिए फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ा दी.
एक खास बात दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाने से अंतर क्या आया? नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा पैदा हो गई। और सही बात है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, वेवलेंथ कम हो गई, तो कटने के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि लैम्डा छोटा है तो जल्दी वो गैप आ जाएगा। ये भी हम मैथमेटिकली निकालेंगे, लेकिन शायद आप ये शेप प्रिडिक्ट कर पाएंगे हल्का सा, ऐसा 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 ऐसा, ये ऐसे लग रहे हैं शेप, यही तो शेप है। क्या है? हाइपरबोला। हाइपरबोला होना इत्तेफाक नहीं, होना ही था। समझाता हूं, बड़ा आसान। ये दो पॉइंट है, मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे इनका डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 है, इस वाले पॉइंट पे डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2, तो लोकस ऑफ पॉइंट जहां डिफरेंस कांस्टेंट होता है, हाइपरबोला। मतलब उन पॉइंट का लोकस जहां यही 3 लैम्डा बाय 2 मिलेगा, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, और उन पॉइंट का लोकस हाइपरबोला होगा। शायद बीच में एक लाइन आपको समझ में आ रही है कहीं, लगभग स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, मुड़ी हुई है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि बीच वाली स्ट्रेट लाइन पे मैक्सिमा आएगा, मिनिमा नहीं। सबसे बीच वाली लाइन ये है, ये है बीच लाइन, बीच वाली लाइन पे मैक्सिमा है। कॉमन सेंस लग रहा है? इस वाली लाइन पे रिपल्स का मैक्सिमा दिख रहा है, कोशिश करिए कॉमन सेंस लगेगा, क्योंकि इस लाइन पे कहीं भी हम इक्विडिस्टेंट हैं, और अगर इक्विडिस्टेंट हैं तो पाथ डिफरेंस 0 है, मतलब दोनों के सिग्नल एक से हमें मिल रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिकल तो है ही सोर्स, और दोनों के एक साथ मैक्सिमा रिसीव कर रहे हैं इस लाइन पे। लेकिन उससे हल्का सा बगल में जाओगे तो शायद समझ में आया होगा कि इस वाली लाइन पे डेल्टा 0 है, और यहां पे मान लीजिए डेल्टा लैम्डा बाय 2 है। इस लाइन से हल्का सा हटा तो इसका डिस्टेंस बढ़ गया, इसका घट गया, डेल्टा लैम्डा बाय 2 आया। लेकिन सिर्फ इस पे नहीं, सब पे। ये समझ में आया? तो पूरा ये, और दूर गए डेल्टा 3 लैम्डा बाय 2 आ गया, और 5 लैम्डा बाय 2 आ गया। लेकिन ऐसे ऊपर भी बनेंगे, सिमेट्री है। अभी हम इससे दूर थे, फिर इससे दूर है। क्लियर? तो अगर ये, तो जैसे ये हमारी ब्राइट लाइन है, फिर डार्क लाइन, फिर डार्क, और दो डार्क के बीच में एक ब्राइट जरूर होगा, क्योंकि अगर यहां लैम्डा बाय 2 है, यहां 3 लैम्डा बाय 2 है, तो बीच में 2 लैम्डा जरूर होगा। और सही बात है, वही मिल रहा है। ये फील आ रहा है, ये हाइपरबोलिक है, पक्का? लेकिन अगर मैं इनका, हां यहां पे दिख रहा है, ये वाला पॉइंट मिनिमा, ये वाला पॉइंट मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा। ये फील आया? और यहां गैप देखूं तो गैप इतना है, दो मिनिमा के बीच का गैप ये है, अब गैप ये है, अब गैप ये है, अब गैप और बड़ा, गैप बढ़ रहा है। आया समझ में? और सही बात है, हम दूर जाते तो बढ़ नहीं था। ये फ्रीक्वेंसी के साथ गैप का क्या रोल है, ये यहां से समझ में आ जाए। देखिए, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो नंबर ऑफ मैक्सिमम बहुत सारे बन गए, तो गैप कम हो गया। यहां पे ये x है, ये x प्लस डी है, अगर डी लैम्डा का ऑड मल्टीपल हो गया तो लैम्डा बाय 2 का। ये आ रहा है समझे? और अगर मैंने फ्रीक्वेंसी काफी कम कर दी, अब देखिए गिने चुने ही बने, 2-3 ही दिख रहे हैं। हम ये भी निकाल लेंगे कितने बनेंगे, हम ये भी निकाल लेंगे कितने बनेंगे, कहां बनेंगे ये भी निकाल लेंगे। पहले ये समझिए कि कुछ होगा ऐसा, ठीक है? हाँ, और कम कर दो तो और नहीं बनेंगे। देखिए अब 2 ही बन रहे हैं इधर, हाँ बाकी वो ऊपर नीचे बन रहे हैं, और कम कर दिया, 2 ही मुश्किल से बने। हाँ, और इस पूरे डिस्कशन में ये समझ में आ रहा होगा
रिपल्स की स्पीड कांस्टेंट है, ये जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, फ्रीक्वेंसी स्पीड कांस्टेंट है, रिपल्स किस रेट से बाहर जा रही है, फ्रीक्वेंसी बदल रही है। ठीक है, ये सिंपली इसका फंक्शन बताएगा कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या है। अब देखिएगा, ये जो सिग्नल रिसीव करेगा वो आपको वहां दिखेगा। ये जो रिसीव करेगा पहले मैक्सिमा आएगा, आया देखें, और ये समझ में आया, ये ऐसे ऐसे मूव करते हुए आगे जा रहा है, ये अपनी जगह पे ऊपर नीचे मूव कर रहा है। बना साइनसोइडल? हाँ, थ्री डी व्यू ये है, यार है समझ में? तो जैसे आप अगर यहां के पॉइंट देखिए इसको, और तो ये देखिए, ये पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे हैं, साइनसोइडल वेव, साइनसोइडल मोशन परफॉर्म कर रहा है हर पॉइंट। वापस आते हैं उसी पे। हाँ, ये हमारा प्रोब था। अब हम इसमें अगर डबल स्लिट लगाएं और इसमें एक प्रोब लगाएं, बाय डिफॉल्ट ये देखिए प्रोब, ये जब मैं ये प्रोब यहां रख रहा हूं, अब देखो यहां मैक्सिमा आया, ठीक है, लेकिन जब यहां रखा तो हाइट थोड़ी कम हो गई, देखें हाइट कम हो गई, यहां रखा हाइट और कम हो गई, और यहां जब रखा आया समझ में? ठीक है, और यहां रखा फिर से 0, यहां रखा मैक्सिमा। एक मिनट, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ये एक नए सोर्स की तरह काम कर रहा है। मतलब ये स्लिट, यहां से वेव ऐसे जा रही है, और जो ही स्लिट मिली वो एक इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह काम करने लग गया। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत काम की थ्योरी। बस इतना ध्यान रखिए कि दरअसल ये सभी सोर्स की तरह काम कर रहे थे। वो तो यहां क्या हुआ, बाकी ब्लॉक हो गए, अकेले इसको मौका मिल गया तो पता चल गया ये सोर्स कैसा था, अदरवाइज सोर्स तो हमेशा से ही मौजूद थे। अजीब लगेगा, लेकिन यही ह्यूजेंस वेव थ्योरी है। जो वेव थ्योरी का जो ओरिजिन हम पढ़ेंगे, उसकी शुरुआत ही इससे होगी कि हम एक थ्योरी डिफाइन करेंगे, कि हम एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे कि जो वेव प्रोपेगेट करती है, पहले क्या माना जाता था, रे के फॉर्म में, अब का रे नहीं है। जैसे ये रिपल्स टाइप की जा रही हैं, ऐसे इन्हीं को कहते हैं वेव फ्रंट। ये रिपल्स का जैसे ये शेप जो था, उस शेप को नाम दिया वेव फ्रंट। तो एक ऐसा वेव फ्रंट नाम देंगे हम, तो ऐसी एक थ्योरी नहीं डिफाइन करेंगे जिसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि हर सोर्स एक इंडिपेंडेंट नए सोर्स की तरह ये पॉइंट काम कर रहा है। तो जितनी स्लिट होंगी उतने सोर्स होंगे। जैसे यहां अगर डबल स्लिट कर दें, इसी को 3D में देख लो, 3D में ये ऐसा है, डैंपिंग हो रही ना, यह आया समझ में? 3D में कुछ ऐसा है, 2 सोर्सेस 2 स्लिट्स मिल गया। ये देखिए 2 स्लिट ये हैं, एक ये एक बगल में, और वहां से डिस्टरबेंसेस आ रहे थे, लेकिन बाकी को ब्लॉक कर दिया और 2 अगल बगल के डिस्टरबेंस को जाने दिया, तो ये 2 सोर्स की तरह काम करने लग गए, और ये फिर से ही मैक्सिमम मिनिमम वाला पैटर्न। समझ गए? और ये इसका 3D व्यू था।
ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने ले रहा है, ये बहुत स्लो हो जाएगा बहुत तेज करेंगे तो। चलो जल्दी रुक जाएगी। एक मिनट, ये बीट्स है, मतलब दो सोर्सेस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, और दो सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, नहीं पता चलेगा। यह आया समझ में कैसा बना? दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी तो वैसा ग्राफ बना। मतलब ये बीट्स वाला केस कि यहां जो ये डिस्टरबेंस मिलेंगे वो इसको कुछ ऐसे मिलेंगे। और एक और देख लो, डाइपोल करके लिखा होगा कहीं। डाइपोल क्यों नहीं दिख रहा मुझे? डाइपोल मिल गया? ये है ये देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग, ये डाइपोल है, और डाइपोल मतलब ये दोनों सोर्सेस आउट ऑफ फेज हैं। एक मिनट, आउट ऑफ फेज समझिए, ये जब मैक्सिमा पैदा करता है ये मिनिमा पैदा कर रहा है, ये जब मैक्सिमा पैदा कर रहा है ये मिनिमा पैदा कर रहा है, और डाइपोल यही तो है, एक प्लस है एक माइनस है। इसका मतलब इस वाली लाइन पे अगर हमने दोनों की सिग्नल एक साथ रिसीव कर लिए तो ऑलरेडी उनमें पाई का अंतर था, और हमने एडिशनल कोई अंतर क्रिएट किया नहीं, तो पक्का कटेंगे। तो देखिए इस वाली लाइन पे ये डार्क है, यह आया समझ में? आ गया समझ? ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी बदलेंगे तो और भी हमें मैक्सिमम मिनिमा टाइप के मिल जाएंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी बदली तो और भी मिल गए, और सही बात है, कहीं और भी गड़बड़ होगी, ये पॉइंट नहीं था जहां गड़बड़ होती, और जगह भी हो सकती थी, तो और जगह भी गए, लेकिन ये लाइन पे तो पक्का कटेंगे, और जगह कटें या ना कटें, क्योंकि ये ऑलरेडी आउट ऑफ फेज थे। ठीक है? नहीं, हाइपरबोला, ये हाइपरबोला ही है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसे। हाँ, ये देखिए लाइट में स्कैटरिंग क्यों होती है, अब वजह समझ में आएगी। ये एक वेव आ रही थी, रिपल आ रही थी ऐसे, और एक यहां पे पॉइंट रखा हुआ है, जो ही उस पॉइंट से टकराई रिपल फैल गई पूरे में। ये स्कैटरिंग है कि लाइट की वेव जब पार्टिकल से टकराती है तो वो जो पार्टिकल जो वहां सोर्स की तरह मौजूद हो रहा था, सोर्स की तरह बिहेव कर रहा था, वो खत्म हो गया,